इंडिया के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर किसी स्टूडेंट को सक्सेसफुल होना है तो उसका एक ही तरीका है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। ये मैंने थोड़ा सा एक बॉलीवुड के डायलॉग से चुराया है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सिमिलरली NCERT, NCERT and NCERT. If any student wants to be successful in competitive exams of India level, then NCERT, NCERT and NCERT. दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और अपने इस नए चैनल पे आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए NCERT लाइन बाय लाइन। इस जो मैं वीडियो का सेट बनाने जा रहा हूँ, सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको मिलेंगे NCERT के एक एक कोना, कॉर्नर्स एंड कॉर्नर्स, पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, जितने भी एग्जाम्पल्स, जब जितना भी कुछ NCERT में दिया हुआ है, टेक्स्ट में दिया हुआ है, डिटेलिंग दी हुई है, सब पे मैं डिस्कशन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अपने पहले चैप्टर को, क्लास 10th। और क्लास 10th में जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो बेटर टू ओपन योर NCERT बुक्स। आप भी लोग साथ में NCERT बुक ले लीजिए, इसको अपनी पहली क्लास मान के चलिए। हालांकि आज 9 अगस्त है जब मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोगों ने सेशन की अगर शुरुआत नहीं की है तो बहुत अच्छा, और शुरुआत की है तो और अच्छा। आपको पता चलेगा कि जहाँ से आपने पढ़ा है, अपने स्कूल से, अपनी कोचिंग से, या फिर किसी YouTube से, आपको कितना कम बताया गया है। एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इसकी इस कोट से। कोटेशन एक दिया हुआ है ऊपर, आप ध्यान से देखिए। फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, मार्टिन एच फिशर। ये अमेरिकन जर्मन फिजिशियन थे और साथ में ये राइटर भी थे। इन्होंने बहुत शानदार कोटेशंस लिखे हुए हैं, और ये उसी का एक कोटेशन है जिसमें आपसे कहा गया है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस। अब हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई दुनिया में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 है, कहीं कहीं कहते हैं 116 है। क्या कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फॉर्म्ड इन दिस यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। कहते हैं कि वी हैव सोलर सिस्टम विद 8 प्लैनेट्स एंड देयर आर सो मैनी अदर फैक्ट्स। तो फैक्ट साइंस नहीं है। फैक्ट को हमको किस तरीके से एक सिस्टम में पिरोना है, एक सिस्टम उसका बनाना है, एक उसका सीक्वेंस देना है, तब जाके वो साइंस बनती है। तो फैक्ट साइंस नहीं है। हाँ, फैक्ट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है साइंस में, ये मैं मानता हूँ। और इस चीज़ के लिए उन्होंने बोला है कि जैसे डिक्शनरी लिटरेचर नहीं है। अब मान लो कोई डिक्शनरी पूरी याद कर ले और सोचे कि उसको लिटरेचर का अच्छा नॉलेज हो गया है, तो ये बात भी सही नहीं है। ओके, अच्छा, अब चलते हैं इस चैप्टर में। पहला चैप्टर है क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वैसे केमिस्ट्री
का जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट मतलब एक स्टूडेंट को समझना है कि हमें भाई कब केमिस्ट्री समझ में आएगी, तो जैसे अगर उसको रिएक्शन समझ में आने लगती हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर वो अंडरस्टैंड करने लगता है, अगर वो रिएक्शन को समझने लगता है, एक होता है स्टूडेंट, मेरा एक दोस्त था, उसको रिएक्शंस एक एक रिएक्शन रटी रहती थी, सुरेश गुप्ता नाम है, अभी भी है वो, तो उनको एक एक रिएक्शन वो रट लेते थे। और मेरा हाल क्या था, मेरा हाल तो बड़ा बेहाल था, मुझे रिएक्शन रटने में दिक्कत होती थी, इनफैक्ट मुझे रटने में दिक्कत होती थी। तो रटना एक अलग चीज़, समझना एक अलग चीज़ है। केमिस्ट्री तब समझ में आती है, केमिस्ट्री में तब आप कमांड मानिए जब आपको रिएक्शंस समझ में आने लगे, यानी आप रिएक्टेंट्स को देखकर प्रोडक्ट बता सकें विद रीज़न कि यही प्रोडक्ट क्यों बना, तब आपको केमिस्ट्री आएगी। और जब केमिस्ट्री आएगी तभी तो आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। ये हम लोगों के सामने आया है, कुछ सिचुएशन हमको दी गई हैं, तो हम उसको पहले समझते हैं कि उन सिचुएशन का क्या मतलब है एक एक करके। तो पहला पॉइंट देखिए, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अब भैया गर्मियों का समय अभी भी चल रहा है, बारिश हालांकि है, लेकिन अगर दूध को रूम टेम्परेचर पर लंबे अरसे रात में भूल गए, रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गए, सुबह भूल गए तो दूध को देखा तो दूध तो भैया बैठ गया, दूध तो खराब हो गया, क्योंकि उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ। अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते तो टेम्परेचर कम होता, रिएक्शन स्लो होती और फिर हमारा दूध खराब ना होता। और सेकंड पॉइंट को आप समझिए, आयरन तवा पैन, तवा पैन, नेल मतलब होता है कील, जो आयरन की लोहे की कील होती है, नेल होती है, आयरन नेल, जिससे नहीं लकड़ी वकड़ी को ठोकते हैं हथौड़ी से। तो अगर हम उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर ऑफ इंडिया में मानसून है, इस समय खुले में अगर लोहे की कोई चीज़, आयरन की कोई चीज़ आप छोड़ देंगे तो उसमें जो प्रोसेस हो जाएगा उसको कहते हैं रस्टिंग। एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी किसी से पढ़ने की, किसी से समझने की। आपके 10th क्लास की सारी जिम्मेदारी मेरी, टर्म 1 का पूरा एग्ज़ाम आप मेरे दम पे दीजिएगा, आप जहाँ पढ़ते हो पढ़ते रहिए। आप मुझ पर भरोसा तो तब करोगे ना जब आपका टर्म 1 एग्ज़ाम बहुत सक्सेसफुली मैं करवाऊँगा, और आप मुझ पर तब भरोसा करोगे जब आप लोगों को ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, धीमे धीमे आप मुझे जानोगे। मेरे इस नए चैनल का ये पहला वीडियो है, धीमे धीमे आप जानोगे। अब आप देखिए रस्टिंग हो जाती है। तीसरा जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। अब आप ग्रेप्स हैं, उनको आप रख के छोड़ दीजिए, वो सूख जाते हैं, फर्मेंट हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड, खाने को हम पका देते हैं, केमिकल चेंजेस हो गए। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं। ये आपके जितने भी इसके अंदर प्रोसेस दिए गए हैं, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं। अब ध्यान से समझेंगे आपको बात समझ में आएगी। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जब लाइन बाय लाइन करना है तो कुछ छोड़ना नहीं है। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द
आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। जैसा हमने शुरू में लिया था फूड को, जब वो अनकुक्ड था, सब्जी है, हमारे पास मसाले हैं, ये सब अनकुक्ड है, जब बन गया तो उसके बाद उसका रूप, रंग, स्वाद सब कुछ बदल गया। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब इसको आपको मैटर के फिजिकल, मैटर क्या होता है भाई, क्या होता है मैटर? मैटर वो होता है जिसमें मास होता है, और मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आप लिख सकते हो एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जिसमें मास हो और जो जगह घेरे उसको हम कहते हैं मैटर। अब आप जहाँ पर बैठे हुए हो, रूम में चारों तरफ नज़र को घुमा के देखो, आपको जो चीज़ दिख रही है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वो सारा का सारा मैटर है। मास भी है उसमें और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। और जब हम बात करते हैं कि मैटर की, तो मैटर में होते हैं चेंजेस, और चेंजेस दो तरीके के होते हैं, एक केमिकल चेंज होता है और दूसरा फिज़िकल चेंज होता है, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। और इसको हम लोगों ने क्लास 9th में और उसके पहले भी पढ़ा हुआ है। अब फिज़िकल चेंजेस में क्या होता है, अब मान लीजिए कि कोई, ये मेरे पास एक पेन है, अब इस पेन को मैं तोड़ देता हूँ, इस पेन को मैं तोड़ दूँ, तो ये फिज़िकल चेंज हो गया, ये फिज़िकल चेंज हो गया। अगर केमिकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन होगी, फिज़िकल चेंज में फिज़िकल स्टेट चेंज हो सकती है। हम आइस ले आएँ, आइस को खुला छोड़ दें, क्या होगा, वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगी। और लिक्विड वाटर को भी छोड़ दें, तब क्या होगा, तब वो वेपर बन के गायब हो जाएगा। तो ये होता है फिज़िकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होती। ठीक है, आगे देखिए, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर केमिकल चेंज हुआ तो मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुई। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाई अ केमिकल रिएक्शन। जो लाइन मैं पढ़ूंगा उसमें मैं एरो बनाऊंगा। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? हम कैसे जाने कि भैया रिएक्शन हो गई है? हमें कैसे पता चलेगा केमिकल चेंज की वजह से कोई रिएक्शन हो गई है? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब हम लोग यहाँ पर एक्टिविटीज करने वाले हैं और देखते हैं कि वो एक्टिविटीज क्या हैं। देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें दिखाई पड़ रहा है एक्टिविटी 1.1 कॉशन। भाई हमेशा ये होता है कि अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमें टीचर के देखरेख में, टीचर के सामने रह के करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ नहीं है, डेंजर जोन है, खतरनाक होते हैं केमिकल, आग लग सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। सो डोंट ट्राई एट होम। अगर कभी करना है तो टीचर के साथ करिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। क्योंकि चश्मे अगर लगे हैं, आई ग्लासेस लगे हैं, तो उनको आँख में कोई चीज़ टूट के आ जाए, कुछ कांच का टुकड़ा आ जाए, कोई केमिकल आ जाए, तो आँखें डैमेज हो सकती हैं। तो देखिए हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन कैसे होता है, आप स्क्रीन में देखोगे तो आपको मैग्नीशियम रिबन दिखाई देगा। 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर, इसको हमने सैंड पेपर लिया
रेगमाल भी कहते हैं उसको। जब घर में वाइट वॉश वगैरह होता है तो आप देखिए कि जो भैया होते हैं वाइट वॉश करने वाले, वो रेगमाल लेके, उसमें एक तरफ से खुरदुरा रफ सरफेस होती है, सैंड टाइप का लगा होता है, उससे साफ़ करते हैं। उसे साफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड वगैरह की लेयर होती है, उससे उसकी जो रिएक्टिविटी है उस पर फ़र्क पड़ता है, तो वो उसको हम दूर कर सकें। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। सैंड पेपर ले लिया हमने, फिर उसके बाद होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स। अब ये टंग्स क्या होता है, तो टंग्स भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक एपरेटस होता है जिससे हम चीज़ों को पकड़ने का काम करते हैं। जैसे भैया किचन में अब चाय का पतीला है, चाय का बर्तन है, वो गर्म है, हीट है, तो उसको पकड़ेंगे कैसे, है तो कपड़े से पकड़ेंगे, और या फिर एक मेटल का बना हुआ, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, तो वो भी टोंग टाइप का ही होता है। अच्छा, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प ये देखो आपको दिख रहा है, ये है आपका स्प्रिट लैम्प। तो आपको अगर डायग्राम को समझना है, देखिए मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी लैब नहीं गए थे, और उन्होंने क्या खोज कर दी, उन्होंने दिखा दिया कि जो ब्रेन के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो थॉट एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनसे बढ़कर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है। दो बातें, दो टर्म आपके सामने आए हैं। एक देखिए ये आया स्प्रिट लैम्प, इस पर स्प्रिट लगी होती है, मैच बॉक्स से उसको, मैच स्टिक से उसको जलाते हैं। और ये देखिए ये जो पकड़े हुए हैं हाथ में, ये हम टोंग पकड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको लेते हैं और इसको बर्न करते हैं, बर्न इट, इसको जलाते हैं, फ्लेम के पास लाएंगे तो वो जलने लगेगा। वो जलने का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड बनने लगेगा। ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ भैया, Mg है प्लस O2 है, और आपस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, MgO2 नहीं बनेगा। वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब अपने आप को बिगनर मानिए, आप ज़ीरो से शुरू करिए, अपने कुछ नहीं पढ़ा हो सब भूल जाइए और यहाँ से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। देखिए ये वॉच ग्लास होती है, ये वॉच ग्लास होती है, और एक्चुअल में कैसी होती है, बीच बीच में जो इस तरह की चीज़ें आएंगी वो मैं स्क्रीन में आपको दिखाता रहूँगा, आप उसको देखते रहिए। मैं नहीं भी बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं उससे रिलेटेड आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला। जो मेरा तरीका है स्मार्ट बोर्ड का बाप है। स्मार्ट सोच होनी चाहिए, स्मार्टनेस दिमाग के अंदर होती, तरीके के अंदर होती। तो आपको जो मिल रहा है उस वैसा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा कहीं पर, और अगर कहीं मिलता हो तो भैया मुझे भी बताओ। बहुत सारे बायजूस और तमाम चीज़ें हैं, अन अकेडमी, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर 10th क्लास के आप हो और NCERT बेस्ड केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है, इससे अच्छी प्लेस आपको पूरे यूट्यूब में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, मूँछों पे ताव दे के कहता हूँ। और अगर मिलता है तो आप मुझे बताइए, मैं भी वहाँ से सीखूँ। आई एम ए सीकर, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। खैर, इधर उधर की फालतू की बातें कभी कभी कर देता हूँ, कभी कभी कर देना चाहिए, मन थोड़ा लगा रहता है पढ़ाई में। हाँ तो देखिए, तो ये वॉच ग्लास है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज, अपनी आंखों से दूर रखो, खतरनाक होता है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, देखिए लिखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास में हम उसको कलेक्ट करेंगे। अब आगे हमको दिखाई देगा
You must have observed that magnesium ribbon burns in dazzling white flame, बड़ी चमकदार सफ़ेद फ्लेम होती है, and changes into a white powder, और ये वाइट पाउडर कुछ और नहीं है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। पहले मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन, वो कैसी थी आपने देखा, और अब आपको क्या मिल गया, पाउडर मिल गया। वो केमिकली फॉर्मूला भी बदल गया, अपीयरेंस भी बदल गया, ये केमिकल चेंज हो गया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। पहली एक्टिविटी आपकी हो गई। देखिए एक्टिविटी अक्सर होता है स्कूल में, कोचिंग में टीचर छुड़वा देते, वो नंबरों के पीछे भागते रहते हैं, और नंबर भी उन्हीं के आते हैं जो हुनरमंद होते। सोचिए पेपर कभी घुमा दिया, ट्रिकी कर दिया, तो जो रट के गए हुए हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और जिनके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं वो पूरा नंबर, और उनके बोर्ड में भी टॉपर होते हैं, कंपटीशन लेवल में भी सेलेक्ट होते हैं। 10th अच्छा करेंगे तो 11th 12th अच्छा होगा, 11th 12th अच्छा होगा तो IIT में सिलेक्शन होगा। अगर आपकी ख्वाहिश है IIT में जाना, आपकी ख्वाहिश है MBBS करना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इन वीडियो को देखे बिना। इसमें सारा डिटेल मिले, मुझे आपको उसी लेवल का मिलेगा, आपका 10th के लेवल से बहुत ऊपर लेवल के ये वीडियो होंगे। अभी जो इसमें लाइन बाय लाइन है, फिर आपको बोर्ड वर्क के साथ इन्हीं टॉपिक की और डिटेलिंग मिलेगी, फिर आपको इनके NCERT के सारे क्वेश्चंस के सल्यूशन मिलेंगे, और आप प्ले लिस्ट में देखते जाना, सब आपको समझ में आता चलेगा, फॉलो करते चलिए। हाँ, अब हम लेने जा रहे हैं अगला एक केमिकल जो है लेड नाइट्रेट। क्या लेने जा रहे हैं, लेड नाइट्रेट। लेड का फॉर्मूला होता है Pb, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। NO3 की वैलेंसी होती है 1, तो Pb के पास लिखेंगे 1, और Pb की वैलेंसी होती है 2, तो NO3 के पास लिखेंगे 2। वैसे 2 भी होती है, +2 भी होती है, +4 भी होती है, लेकिन यहाँ पर लेड का मतलब +2 से है। जब मैं बोर्ड वर्क करूँगा इससे रिलेटेड, आप बराबर देखते चलना, NCERT वर्क आएगा, फिर बोर्ड वर्क भी आएगा, और बराबर वो चलता रहेगा। अलग अलग प्ले लिस्ट में मैं इसको डालूँगा आपके लिए। पूरा अपने चैनल में पूरी आपके लिए वीडियो लाइब्रेरी होगी, आप जब चाहो उसको पढ़ सकते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। और अगर आप ISC बोर्ड के हो, ICSE बोर्ड के हो, ये मत सोचना ये वीडियो आपके मतलब के नहीं है। आपको भी सेलेक्ट होना है IIT में, आपके लिए भी ये उतने ही ज़रूरी है जितने NCERT बेस्ड सिलेबस के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा लेड नाइट्रेट हुआ। हाँ, ये हम लोग करते हैं कि जब फार्मूला लिखते हैं उसमें 1 नहीं लगाते हैं, तो हमें फार्मूला कैसे लिखेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा फार्मूला बन गया। ये लेड नाइट्रेट होता है। दिखने में कैसा लगता है आपको मैं दिखाता चलूँगा। इसको टेस्ट ट्यूब में आप रख लीजिए। आपने टेस्ट ट्यूब में इसको रख लिया। टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, Ki होता है पोटेशियम आयोडाइड। सोल्यूशन टू दिस व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने 2 चीज़ें ले रखी हैं। आपने 2 चीज़ें क्या ले रखी हैं, एक आपने ले रखा है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, और दूसरा आपने ले रखा है पोटेशियम आयोडाइड। ये फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं ये चीज़ भी आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। जब मैं चैप्टर इसमें NCERT लाइन बाय लाइन हो जाएगी तो बात समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका ताल्लुक़ पिछली क्लास से है। जो चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो उसको मैं बताता चलूँगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मुझे मालूम है आप लोगों के एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने हैं, उसके पहले तक मैं आपको सारा आपका एग्ज़ाम मैं दिलाऊंगा। मेरी ये जिम्मेदारी है, ये मेरा वचन है। और बाहुबली मूवी की तरह मेरा वचन भी वचन होता है, वो फाइनल होता है। ठीक है,
तो ये आपको कंपाउंड लिया गया। तो हम क्या अब ऑब्ज़र्व करेंगे, तो अब हम इसको बात को समझते हैं। इसको हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, इसको हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पर इस बारे में क्या लिखा है। इसके बारे में यहाँ पर फ़िलहाल कुछ नहीं लिखा है। क्या रिएक्शन होगी वो मैं बताऊंगा आपको। अब हम आते हैं एक्टिविटी 3 में। यानी एक चीज़ यहाँ पर सामने आती है, वो ये है कि मैं इसको लिख भी लेता हूँ अपने पास, कि जो लेड नाइट्रेट है, अभी आगे होगा कि KI से रिएक्शन होती है तो उसमें क्या बनता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3, ये वाली एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं इन ए कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। अगर आप कोनिकल फ्लास्क नहीं जानते हो, आप स्क्रीन में देखो, आपको ग्लास का बना हुआ कोनिकल फ्लास्क है, लैब का ये एपरेटस है, और टेस्ट ट्यूब भी आपकी बनी आपको दिख रही है। इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड आपके घरों में जो बैटरीज होती है इन्वर्टर की यूज़ होने वाली, उसमें भी यूज़ किया जाता है। जो कार की बैटरी, बाइक की बैटरी होती है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 3 में ये पहला दूसरा पॉइंट हो गया कि हमने उसमें भैया H2SO4 मिला दिया। कॉशन, अब एसिड है तो खतरा है, आप जल सकते हो, आपको इस खतरे से बचना पड़ेगा। कभी भी केमिकल यूज़ करो तो खतरा है। तो एसिड है तो इसलिए प्रॉपरली उसको केयर करिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल? क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो जिंक ग्रेन्यूल को लेकर? एंड टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब इफ देयर इज एनी चेंज इन टेम्परेचर। आप उसको बाहर से ऐसे फ्लास्क को टच करके देखिए, आप महसूस करोगे कि वो हीट हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा कुछ ऑब्जर्व करोगे। और दोस्तों, अपने इंडिया में फ़िलहाल कुछ इक्का दुक्का थोड़े से स्कूल को छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ थ्योरी अलग होती है, एक्सपेरिमेंट अलग होते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो चैप्टर में ये पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लैब में भी हमको कराया जाए, एक्टिविटीज़ हमको लैब में कराई जाए। लेकिन अफसोस कि बहुत गिनती की जगहों पे ये कराया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसा एक्सपीरियंस कराऊंगा कि आपको लैब का भी एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ते चले जाओ, उसी को पढ़ा दो। जैसे स्कूल में बहुत सारे टीचर करते, स्कूल बच्चों को खड़ा करते हैं, बोलते रीड करिए, रीड करके उसी को गोल मोल करके समझा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। ये पहले तो हम एक इस डायग्राम को समझते हैं। ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है साइड में, इसमें देखिए ये जो बना हुआ है ये कोनिकल फ्लास्क है। ये जो ऊपर कॉर्क लिखा हुआ है, ये रबर का बना हुआ कॉर्क होता है। इसको ऊपर यहाँ पर बिल्कुल लगा दिया जाता है, बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है। अंदर की एयर अंदर, अंदर बाहर में कोई जा नहीं सकती है। और यहाँ पर ये जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं, और ये जो पड़ा हुआ है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब हम इनको लेके चलेंगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी Zn प्लस H2SO4। जिंक रिएक्शन करेगा H2SO4 से और बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। अब ये कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं ये मैं सिखाऊंगा, ये सिखाने की ज़रूरत रहेगी। देखिए, पढ़ते समय जहाँ जो बात होगी, ये चैप्टर मैं पहले पूरा पढ़ा दूंगा, लाइन टू लाइन जब होगी फिर उसकी डिटेलिंग होगी। अच्छा, ये सोचिए कि ये जो वन शॉट का कीड़ा है ना, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये चैप्टर इन वन शॉट, ये कोई मतलब नहीं होता। हाँ, मैं बताऊंगा उसको, समरी बनाऊंगा, मैं नया एक तरीका बनाऊंगा, समरी ऑफ द चैप्टर। जिनको कम पढ़ना है वो समरी पढ़े,
ये वन शॉट का कोई मतलब नहीं होता है, ये खाली एक थंबनेल पे लगा के अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट को। जब आप अंदर जाके समझोगे तब आपको बात समझ में आएगी। आप बहुत स्मार्ट हो आप लोग, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो ये हमने देखे इस एक्सपेरिमेंट को लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे कि आगे की लाइन बाय लाइन में फ्रॉम अबव 3 एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़ थे। पहली वो मैग्नीशियम वाली, दूसरी ये जिंक वाली और तीसरी 3 ही एक्टिविटी हैं। दूसरी लेड नाइट्रेट वाली थी, तीसरी ये थी। We can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has take place. इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमको दिख रही है तो उससे हम क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई केमिकल चेंज हुआ, तभी तो पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई। हमें पता करना है केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। अब हमने दाल ले लिया, चावल ले लिया, दोनों को मिला दिया और पूछा क्या कोई केमिकल चेंज हुआ, तो हमें जानना पड़ेगा क्या वो केमिकल चेंज हुआ। अच्छा, एक वो आप सुनते हो, सभी जानते होंगे, और यूपी साइड में रहने वाले तो खैनी को अच्छे से जानते हैं। ऐड भी सुना होगा, चैनी खैनी चैन से मज़ा लो, बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं। तो इसको ऐसे करते हैं, तंबाकू लेते हैं, तंबाकू की पत्तियां सूखी हुई होती वो लेते हैं, थोड़ा सा उसमें चूना डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको ऐसे करके हथेली पर रगड़ते हैं तो गर्म हो जाती है हथेली, हीट हो जाती है। वहाँ पर केमिकल चेंज भी होता है, वहाँ पर रिएक्शन होती है, उसमें तेज़ी बढ़ जाती है। नॉर्मल अगर उसको लेकर, पत्ती को लेके हम यहाँ पर मुंह में दबाते हैं तो उसके अंदर एक अलग टेस्ट होता है, और उसको रगड़ने के बाद दबाते हैं तो उसका अलग टेस्ट होता है। दुर्भाग्य से मैं कभी इन सब चक्करों में पड़ चुका हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। मैं जान चुका हूँ कि उन्होंने मुझे शरीर में क्या क्या नुकसान पहुँचाए हैं। आप लोग भी हमेशा टोबैको से दूर रहिएगा, किसी भी तरीके के टोबैको से आप दूर रहिएगा, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट 9-10 तक पहुँचते पहुँचते कश पे कश लगाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। हर एक कश आपकी ज़िंदगी को कम कर रहा है। बाकी भैया मैं लेक्चर नहीं दूंगा, आप खुद समझदार हो, जो अच्छा लगे आपको करो, लेकिन नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जो कुछ कमाओगे वो अपने ऊपर खर्च करोगे, नहीं तो सब दवा में खर्च कर दोगे। अच्छा, अब देखिए चेंज इन स्टेट, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने करने हैं। चेंज इन स्टेट, क्या उसकी स्टेट बदली, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ। चेंज इन कलर, क्या कुछ कलर में चेंज हुआ। एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन के दरमियान कुछ उसके अंदर से गैस तो नहीं निकलने लगी। टेम्परेचर, वो हॉट या कोल्ड, ठंडा या गर्म तो नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे लिखा हुआ है, एज वी ऑब्जर्व the changes around us, we can say that there is large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो यहाँ तक की चीज़ आपकी हो गई, शुरुआत आपकी इस चैप्टर की हो गई। ठीक है, अब हम आगे अगले पार्ट में बढ़ेंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 1.11 केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस पे आते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्स एज, मतलब उसको कैसे हम डिस्क्राइब करें जो एक्टिविटी की, उसका मतलब क्या है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन it gets converted into magnesium oxide, MgO. This description of a chemical reaction is in a sentence form is quite long. पूरी गाथा है कि when we burn magnesium we obtain a white powder
which is called magnesium oxide. This is a very long statement. लंबी बात है, उसको लंबी बात को छोटे में अगर करना है तो हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. देखिए ये हमारी वर्ड इक्वेशन है. वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? वर्ड इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि हम ये इक्वेशन लिखेंगे वो वर्ड की फॉर्म में लिखा. देखिए हमने ये वर्ड लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. और देखिए ये वाला जो साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो साइड है ये आपका रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट हैंड साइड जो लिखा होता है वो प्रोडक्ट होते हैं. उनके बीच में हम लोग ये एरो बनाते हैं. एरो का जो हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है, टेल जो होता है वो रिएक्टेंट की तरफ होता है. तो इसको हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है. तो उसको कहते हैं हम वर्ड इक्वेशन. देखिए मैं इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में EQN. तो ये वर्ड इक्वेशन है. पहले तो एक गाथा कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर वी ऑब्टेन वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये पूरी गाथा हो गई. उस गाथा को थोड़ा शॉर्ट किया तो ये वर्ड इक्वेशन बन गई. और जब उसको और शॉर्ट करेंगे तो केमिकल इक्वेशन बनेगी. द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एनी केमिकल रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन. इक्वेशन जैसी चीज़ कोई नहीं. ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर लिख के दिखाया है. फिर द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड आर रिएक्टेंट्स, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. तो रिएक्शन में जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा वो रिएक्टेंट होगा, और जो राइट हैंड साइड में लिखा होगा वो प्रोडक्ट होगा. ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और बीच में ये एरो बनता है. ठीक है. वर्ड इक्वेशन शोज word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with a plus sign. Reactants के बीच में plus. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrow head point, ये वाला head, arrow head towards the product and shows the डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. किधर से चल के रिएक्शन किधर जा रही है इस चीज़ को वो शो करता है. ठीक है, अब आते हैं आगे. भैया अब हमको बेस्ट वे पे आ जाना है. कहानी को याद करिए. पहले पूरी गाथा, पहले क्या थी, पूरी स्टोरी. फिर वो आया वर्ड इक्वेशन. फिर वो आया केमिकल इक्वेशन, एंड द लास्ट इज द बेस्ट हियर. केमिकल इक्वेशन बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एनी केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन एक घटना है, एक इवेंट है, एक स्टोरी है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वर्ड इक्वेशन और एज केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन इज बेस्ट. हाँ, हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हमें उसमें वर्ड इक्वेशन दी होगी, उससे हमको उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना होगा. ठीक है. देखिए अब हम कैसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन. 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे for representing chemical equation? Chemical equation can be made more concise
कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा, शॉर्ट में, है ना। जैसे आजकल क्या है कि भाई नाम उनका था जय किशन, तो बोला शॉर्ट कर लिया, तो काम नाम कर लिया जैकी, कुत्ते जैसा नाम रख लिया जैकी। सॉरी, आई एम सॉरी, डॉग के नाम लोग कोई भी नाम लिख देते हैं। मेरे यहाँ खुद डॉग था, उसका नाम जैकी था। कुछ लोगों के नाम भी जैकी हैं, तो आई एम सॉरी फॉर देम, ठीक है। और डॉग को भी एक एनिमल है, पेट एनिमल है, उसको भी एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। खैर, अलग चीज़ हो गई। तो जो कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट में, तो नाम था जय किशन, कर लिया जैकी, और लास्ट में और शॉर्ट कर दिया जे। क्या नाम है भाई? माय नेम इज़ जे। तो शॉर्ट और होता चला गया। वैसे ही इक्वेशन की फॉर्म बेस्ट वे राइटिंग की है। कंसाइज का मतलब संक्षेप में, कंसाइज एंड यूजफुल। यूजफुल भी है इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्क। जैसे ये लिखा हुआ है MgO, तो ये केमिकल फार्मूला है। Mg लिखा हुआ है तो ये फार्मूला है। O2 लिखा है, तो लैंग्वेज की बजाय हमें सिंबल्स का, फार्मूले का यूज़ करना है, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। उसको वे करने का, रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका है। इफ़ यू रिकॉल फार्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड, अच्छा अब ये ध्यान रखना, O2 को बेटर है बोले डाई ऑक्सीजन। बेटर है कि उसको क्या बोले? डाई ऑक्सीजन, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। मगर आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, NCERT में O2 हर जगह O2 को ऑक्सीजन लिखा गया है। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। इसको भी हम ऑक्सीजन बोले, इसको भी ऑक्सीजन बोले, ठीक नहीं है, फिर भी यहाँ बोला जाता है। सो यू हैव टू केयरफुल, ठीक है। द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। फिर आते हैं काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on the left hand side and right hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on both the sides? चलिए देख लेते हैं। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा है राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमने लिख लिया एलिमेंट मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मैग्नीशियम 1 है, राइट हैंड साइड में MgO लिखा हुआ है। अगर MgO लिखा हुआ है तो इसमें एक Mg है और एक OgO है, तो यहाँ पर भी 1 है। और अब ऑक्सीजन को देखिएगा, यहाँ पर इस तरफ लिखा हुआ है O2, तो O हो गए 2, तो यहाँ पर हो गया 2। और इस तरफ MgO में देखिए, MgO अगर लिखा है MgO, तो इसमें तो एक ही O है। तो देखिए ये हिस्सा देखिए बैलेंस नहीं है, यानी ये रिएक्शन फिलहाल बैलेंस नहीं है। देखिए जो लिखा है मैं पढ़ता हूँ भाई, लाइन बाय लाइन है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। Is the number of atoms of each element the same on both the sides? If yes, then the equation is balanced. If no, which is here actually, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both the sides of equation. And remember about law of conservation of mass. Mass can neither be created nor destroyed. The law was given by Lavoisier. ये लेवोजियर ने दिया था लॉ, और ये मेरी जानकारी से केमिस्ट्री का पहला लॉ है। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री की शुरुआत इसी लॉ से हुई थी। सो लेवोजियर को, ये देखिए नाम है साइंटिस्ट का लेवोजियर, और
वो दिखने में कैसे थे वो भी आप स्क्रीन में देख लीजिए कि लेवोजियर कैसे दिखते थे। ठीक है, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लॉ दिया था। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पर मास का जिक्र किया गया है, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसका क्या नाम है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन 1.2 इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। और देखिए, पहले हमें स्केलेटन इक्वेशन को बनाना सीखना है। जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो पहले हमें उसको स्केलेटल बनाना सीखना है, एंड आफ्टर स्केलेटल इक्वेशन वी हैव टू बैलेंस इट, तब हमको उसको बैलेंस करना है। जब हम स्केलेटन इक्वेशन बनाएंगे, स्केलेटल इक्वेशन में हमें अपनी केमिस्ट्री की जो थियरीज़ है उनको लगाना है, और जब हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग का एक अलग तरीका होता है जो आगे आपको दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीज इन 9th। मैंने बता दिया आपको, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्शन। इसको ऐसे भी लिखना चाहिए, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ reactants is equal to total mass of products। जितना रिएक्टेंट का मास हो उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का तभी मास होगा जब दोनों तरफ के एलिमेंट्स के मास सेम होंगे। तो अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल नहीं होगा। अच्छा, प्रेजेंट इन द रिएक्शन, यहाँ तक देखिए हमारा हो गया था। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इट इज़ वैलिड। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जैसे अब आपसे हमने कहा कि भाई लकड़ी है, लकड़ी का मास, एक वुडन पीस है सूखा, उसका मास आपने निकाला, वो मान लिया 1 kg का है। हमने उसको बर्न किया, वो धू धू करके जलने लगा। वो जलने के बाद हमने जो बचा, कुछ बचा, लकड़ी का कुछ हिस्सा बच गया, जला नहीं, कुछ उसके अंदर कोयला कोल बन गया, कुछ उसके अंदर ऐश बन गई। हमने जब उसका वज़न किया तो बोला कि भैया ये 1 kg हमने लिया था शुरू में, यानी कि ये तो हमारा 1000 ग्राम है, और अभी यहाँ पर जो हमारा अब बना है, जो बचा है सब मिला के, ये तो हमारा 200 ग्राम है। तो बोला ये 800 ग्राम तो इसमें कम हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी गैसेस भी निकल गई हैं, तो वो सब्सटेंस वो गैस की फॉर्म में निकल गया है। अगर हम इसको सिस्टमेटिकली उन गैसेस को भी काउंट करते और उसमें जितनी एयर जुड़ी है उसको माइनस करते और फिर कैलकुलेट करते, तो लास्ट में वो 1 kg निकलता। 1 kg अगर लिया है तो 1 kg ही निकलेगा। इसीलिए इक्वेशन को बैलेंस करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। Hence we need to balance a skeletal chemical equation
तो ये केमिकल इक्वेशन क्या बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, मैंने आपको बताया। तो अब हमको समझना है कि इक्वेशन को कैसे, कोई बैलेंस इक्वेशन को दिखाना है। और ये देखिए यहाँ पर ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3, 1.3 जो हमारी एक्टिविटी थी जिसमें जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिला था, इसको हम लोग अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? देखिए ये हमने लिखा है लैंग्वेज में लिखा हमने कि Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो इसको एग्जामिन करते हैं दोनों तरफ। ये लिखने का तरीका है। अगर पेपर आपका सब्जेक्टिव बनेगा तो आपको इस तरीके को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको स्कूल में लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। और जो टर्म 2 आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा। तो भले ही ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव में चला गया, लेकिन इक्वेशन तो केमिस्ट्री में लिखने पड़ेंगे। तो आप तरीके को सीखते चलिए। जैसे मैंने एलिमेंट ले लिया, Zn ले लिया, H ले लिया, S ले लिया, O ले लिया, ये सबके नंबर इधर लिखे, ये सबके नंबर इधर लिखे। मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको अपने तरीके से इसको लिस्ट को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा ध्यान से कि हमारी जो रिएक्शन थी वो ये है, Zn H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। देखिए हमने पहले लिखा एलिमेंट, फिर लिखा लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखा राइट हैंड साइड। एलिमेंट में हमने पहले लिखा Zn, फिर लिखा SHO, सारे लिख दिए। Zn देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1। S देखिए यहाँ पर ये एक S है और यहाँ पर ये एक S है। H देखिए यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर भी 2 H है। O यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 4O है, इधर भी 4O है, 4O 4O। देखिए हर एक टर्म इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है बैलेंस्ड, हर एक टर्म। देखिए 1 इक्वल टू 1, 1 1, हाइड्रोजन कितना है 2 2 दोनों तरफ, ऑक्सीजन कितना है 4 4। जब सारे एलिमेंट जितने लेफ्ट हैंड साइड में हो उतने राइट हैंड साइड में हो तो ही इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होगी। तो एक्चुअली दिस इक्वेशन इज, थिंक अबाउट ए क्वेश्चन फॉर दिस इक्वेशन, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 plus H2. This equation is a skeleton equation as well as a balanced chemical equation. स्केलेटल भी है और बैलेंस्ड भी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्केलेटल इक्वेशन है वो बैलेंस भी हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के साथ साइड बाई जो मैं भागूंगा वो आपको क्लास में टॉपर बनाएगी। आपको अपने टीचर से बात करेंगे तो टीचर भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट को टीचर रिस्पेक्ट करते हैं, वो जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट मजबूत है। तो भैया यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ भी होगा, क्या 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 तेरा ही जलवा 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 जलवा, तेरा जलवा होना चाहिए। अगर तेरा जलवा होगा तो थोड़ा बहुत मेरा जलवा होगा, क्योंकि जब तू है, जब तुम हो तब मैं हूँ, जब आप हो तो मैं हूँ। आप स्टूडेंट हो, आप हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, आप हो तो मैं हूँ, आपसे मैं हूँ, मेरा अपना ये मानना है। ठीक है, तो ये हमारा ये बन गया, ये स्केलेटल भी है। और ये जैसे पूछा गया आपसे ट्रू एंड फॉल्स, इज एनी स्केलेटल इक्वेशन मे बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आंसर होगा यस। इज ऑलवेज अ स्केलेटल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये फॉल्स होगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। एज द नंबर ऑफ एटम और ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इन्होंने अपने हिसाब से एक इक्वेशन ली, क्योंकि इसको ऐसे ही चेक कर लो। कोई बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर बार चार्ट बनाओ। चार्ट बनाने का मतलब शुरुआत करना, स्टार्टिंग करना, उसके लिए चार्ट है। लेकिन धीमे 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 चार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा और आप डायरेक्टली सीखो। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1 Fe, राइट हैंड साइड में 3 Fe। अब आप समझिएगा, यहाँ लिखा है Fe3O4, तो साफ साफ यहाँ पर 3 Fe है और 4 O है, ये ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 Fe, राइट हैंड साइड में 3 Fe, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन। एंड ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन। सो दिस रिएक्शन इज एक्चुअली नॉट बैलेंस्ड। ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए स्टेप्स इन्होंने बताए हैं, तो चलिए देखते हैं। स्टेप 1, इन्होंने बोला है कि भाई आप ये बॉक्सेस बनाइए। देखिए, शुरुआत करने के लिए ये ठीक है तरीका कि जो जो फॉर्मूले लिखे हैं उनको बॉक्सेस में लिखिए। मतलब बॉक्सेस का मतलब है, जैसे ये Fe3O4 लिखा हुआ है, अरे तो इसके चारों तरफ ऐसे एक बॉक्स बना दीजिए। तो ये केमिकल को बॉक्सेस में रख दीजिए, ठीक है। आपको इन बॉक्सेस के अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, बॉक्स के अंदर चीज़ कांस्टेंट रहेगी। बॉक्स के पहले लेफ्ट में आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। देखिए, एनसीईआरटी के तरीके तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, फिर मेरे भी तरीके आएंगे, मेरे भी तरीके हैं। मैं भी 30 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ाते हुए। मैंने हर तरह की, ज़्यादातर किताबें, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, मुझे भी मालूम है। तो मैं अपने तरीके भी बताऊंगा, लेकिन पहले लाइन बाय लाइन है ये वीडियो, तो मुझे सब कुछ लेना है। देखिए, स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए, एलिमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट एटम लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड में। ये सब देखिए लिख दिया, FeH, ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। तो चार्ट बनाना आपको सीखना है। स्टेप 3, अब आते हैं स्टेप 3 में। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये कन्वीनियंट होता है कि वहाँ से शुरू करें जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो हमारे जो इक्वेशन हमने ली थी उसके अंदर Fe3O4 है, इसके अंदर 3 Fe हैं, 3 Fe एंड 4 O, इनमें ज़्यादा है। तो पहले इसको बैलेंस कर ले। ये एनसीईआरटी का तरीका है। मेरा तरीका क्या, मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, फिर आएगा एनसीईआरटी आर्टिकल बाय आर्टिकल, वो मेरा अपना तरीका होगा, इन माई ओन स्टाइल, ठीक है। लेकिन पहले मैं एनसीईआरटी को सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, फिर ये रिएक्टेंट भी हो सकते हैं कि दोनों तरफ ये देखना है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इनमें उसको चुनो कि किस में ज़्यादा है। देखिए, Fe3O4 है तो इसमें O ज़्यादा है, तो इसलिए हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, लिखा हुआ है, यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। देर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। तो हमको एक तरफ 4 दिख रहा है और एक तरफ 1 दिख रहा है। और देखिए, इसको यहाँ पर आपको समझाया गया। देखिए, इनिशियली 1H2O रिएक्टेंट साइड में और यहाँ पर 4 है। तो अगर हमको 1 और 4 को बैलेंस करना है
तो भैया 1 वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए चार्ट आपको समझ में आ गया। टू इक्वलाइज the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formulae of compound। तभी तो ब्लॉक के अंदर रखा गया, स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। हमें रेक्टेंगल के पहले जो कुछ लिखना है, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज H2O एंड नॉट H2O4। मतलब हमें ये लिखना है, H2O को 4 करना है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये नहीं कर देंगे कि H2O4 लिख दिया। ये तो फार्मूला आपने छेड़ दिया, फार्मूले को नहीं छेड़ सकते आप। तो मतलब जो कुछ भी लिखना है आपको फार्मूले के पहले लिखना है। यूज़ द कोफिशिएंट, यूज़ द नंबर जस्ट बिफोर फार्मूले, फार्मूले के ठीक पहले लिखो, उसके बाद में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, अब देखिए हमारी इक्वेशन में यहाँ पर एक टर्म चेंज हो चुका है, तो ये पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा सा ये हमारा बैलेंस हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 को देखते हैं कि स्टेप 4 में हमको क्या बताया गया है। स्टेप 4 Fe and H atom are still not balanced, क्योंकि दोनों तरफ अभी भी Fe और H बैलेंस नहीं है। O बैलेंस हमारे हो गए थे, लेकिन Fe और वो नहीं है। तो अब हमने क्या किया, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अब आगे किसी को भी हम ले सकते हैं, तो हमने पहले हाइड्रोजन एटम को ले लिया। भैया अगर ऐसे आप चलेंगे तो आप बैलेंसिंग को तो सीख चुके। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, पहले अभी मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया कि हमको दिखा कि भाई यहाँ पर 4H2 है, तो मतलब 8H है, इधर भी देखो 4 कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, यानी अब हमारे 2 चीज़ बैलेंस हो चुके हैं। हमारा देखिए एक O बैलेंस हो चुका है और एक H बैलेंस हो चुका है। अगेन वी हैव अनदर पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हम चलते हैं। देखिएगा स्टेप 5, सॉरी। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। ऑब्वियस है, तो वो आयरन है। अभी आयरन को देखेंगे, एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई एक तरफ आपको दिख रहा है Fe, एक तरफ आपको दिख रहा है Fe3O4, तो यहाँ पर आप 3 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, यही किया गया है। ठीक है, और अब हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम गिनेंगे तो पाएंगे कि ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। बैलेंस हमारी इक्वेशन हो गई। चेक कर लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, अंधेरे में तीर चलाना। एज वी मेड ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। ठीक है, एक की सहायता से, एक मिला उससे दूसरा को किया, दूसरा मिला उससे पहले को किया, तो ये हम सब करते जाते हैं। यहाँ तक हमें बैलेंस इक्वेशन आई, लेकिन अभी फाइनल फिनिशिंग बाकी है। यानी हमारी पनीर की सब्ज़ी तैयार तो हो गई, लेकिन उसको हमें डेकोरेट भी करना है। धनिया वनिया ऊपर डाल के बढ़िया से उसको सजाना भी है। चलिए अब सजाने वाला काम स्टेप
नेक्स्ट आया वो नेक्स्ट स्टेप अब हमको बताएगा, देखेंगे, ये देखिए राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिनिंग द अबव बैलेंस इक्वेशन, डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। अब भैया सॉलिड है लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे, गैस लिखेंगे, और अगर पानी में डिज़ोल्व है कोई तो उसको AQ लिखेंगे। AQ का मतलब होता है एक्वस, मतलब ये चीज़ पानी में डिज़ोल्व है, एक्वस है, इसको शॉर्ट में हम लोग AQ लिखेंगे। ईच रिएक्टेंट नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन, उस इक्वेशन में फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। अब आप देखिए, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous or solid state of reactant and product are represented by the notation G, L, AQ and solid respectively. In word, aqueous is written if the reactant or product is present in solution. जब वो डिजॉल्व हो जाता है तब एक्वस को लिखा जाता है। अब देखिए इसके अंदर का खेल अब आपको दिखाई पड़ेगा, तो देखिएगा यहाँ पर अब लिख दिया गया, ये देखो S लिख दिया गया, G लिख दिया गया, S लिख दिया गया, G लिख दिया गया। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that this is reaction water is used in the form of steam. वैसे तो H2O लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पर उसको स्टीम की फॉर्म में लिया जाता है। यूजुअली physical state are not included in chemical equation unless it is necessary to specify them. ठीक है, बिल्कुल अगर उसको बेहतरीन इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हम उसके लिए उसको यूज़ करते हैं। समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस, जैसे ये देखिए कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं जहाँ पर हम लोग रिएक्शन की कंडीशन भी देते हैं। नाउ द रिएक्शन इज मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव, देखिए सारे जानकारी उसी के अंदर होगी। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। आप लिख सकते हो substances which can increase or decrease rate of reaction are called catalyst, and mostly these substances are used to accelerate the reaction. mostly रेट को इंक्रीज करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो इन द एरो ऑफ द इक्वेशन। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, इसमें आपको ये लिखा हुआ है 340 ATM। ATM का मतलब वो वाला ATM नहीं जिससे पैसे निकालते हो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ये इसका यूनिट है। एक ATM हाइट के इक्वल होता है मरकरी कॉलम की हाइट 760 mm Hg, है ना। लाइन बाई लाइन से मैं साइड में भी, हमें हाईवे में चले जा रहे हैं और हाईवे में कभी पगडंडी से उतर के अच्छे फ्लावर लगे हैं और कहीं अमरूद दिख गए, कहीं मैंगो दिख गए तो वो तोड़ने उतर पड़े। जैसे ATM का मतलब ये होता है, ठीक है ना। एक ATM 760 mm मतलब मिलीमीटर हाइट होती है और Hg मतलब मरकरी होता है, ठीक है। तो देखिए कि ये आपको लिखा हुआ 340 ATM। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है सनलाइट। सनलाइट के लिए अक्सर ऐसा भी सिंबल यूज़ किया जाता है H न्यू। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये न्यू है, न्यू। आई थिंक इसकी स्पेलिंग NEU है, एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन तो NEU से सही निकलेगा, और NEW नहीं होता, आई एम श्योर। तो NEU ये न्यू होता है। न्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। और H एक कांस्टेंट होता है, H होता है
ये सब आप नोट कर सकते हो। आपका कद, आपका जो लेवल है वो क्लास में सम्मान टीचर का बढ़ जाएगा, आपका जलवा बरकरार होगा। मैं बता रहा हूँ, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट हुए प्लैंक, बहुत बड़े, उन्होंने ये कांस्टेंट दिया था। तो ये एच न्यू अगर लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप सनलाइट लिखो और या फिर आप एच न्यू लिखो, जरा अच्छा स्टैंडर्ड हो जाता है। सनलाइट एच न्यू का मतलब एक ही। और ये क्लोरोफिल तो आपको मालूम है ग्रीन पिगमेंट प्लांट में पाया जाता है, यही रेडिएशन को लेता है, उसको सेंसिटाइज होता है और फिर ये रिएक्टेंट्स को यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को देता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में एक और बात आप गौर करेंगे, इधर 12H2O है, इधर 6H2O है। तो इस रिएक्शन में हम इसको कट करके, इसको ख़त्म करके इधर 6H2O भी लिख सकते हैं, जो हम लोग लिखते हैं। और वो ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म ऐसी है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बायो वाले स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, अगर बायो में कभी आप डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोसेस में। तो अगर 6 को के साथ 12 की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले ये 12 दिया गया, फिर उनकी रिएक्शन से 6H2O बाहर निकले। तो एक्चुअली दिस इज़ करेक्ट वे टू एक्सप्रेस द इक्वेशन। ये एक रिएक्शन आपकी क्लास 11 लेवल की है, आप वहाँ पे भी पढ़ोगे इस रिएक्शन को, ठीक है। मैं 11-12 भी डील करता हूँ, 30 साल से ज़्यादा हो गए उसको भी डील करते हुए, मुझे पता है। NCERT में क्लास 11th में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि इसको लिखने का सही तरीका ये है कि H2O को कट करके लिखना, और उसका आंसर है कि ये तरीका सही है क्योंकि ये पूरी मैकेनिज़्म को एक्सप्रेस करता है। बैलेंस ये भी है, और बैलेंस जब दोनों तरफ इधर से आप H2O कट करके और यहाँ 6H2O लिखोगे तो ये भी ये बैलेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2। तो जो भी आपने 1.2 इक्वेशन ली थी, पूछा जा रहा है कि क्या आप उसको बैलेंस कर सकते हो। बिल्कुल आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा तब आप बैलेंस करोगे, अगर आपको आता है तो आप बैलेंस कर सकते हो। ये आपको देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें बैलेंस पे दिए गए हैं। तो अभी क्वेश्चन के लिए तो अलग से प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो आएंगे। ये क्वेश्चन है हमारे, यहाँ तक का हमारा काम देखिए कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए इसी चैनल पे बहुत जल्द। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।